हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट का एक और नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको मैं कवर करवाने वाला हूं। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बजट। तो हमारा चैप्टर चल रहा था गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जिसमें ऑलरेडी इसके ऊपर मैं 3 पार्ट्स इसके बना चुका हूं। 3 पार्ट के अंदर मैंने और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी थे, बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास के अंदर बजट चैप्टर को आगे बढ़ाने वाला हूं। ये इसका पार्ट नंबर 4 है, यानी कि 4th वीडियो इसके ऊपर आज मैं बनाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ बजट बताने वाला हूं कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं, उन बजट्स के क्या क्या मेरिट्स होते हैं और क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं, और किस इकोनॉमी को कौन सा बजट सिलेक्ट करना चाहिए। ये सारी बातें आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आज की टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बजट। इस टॉपिक के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन तो कम आते हैं, लेकिन 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, यानी कि 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बीच बीच में से पूछे जाते हैं। तो पूरा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। देखो, बजट होते हैं 3 तरीके के, एक होता है बैलेंस बजट, दूसरा सरप्लस बजट और तीसरा डेफिसिट बजट। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस बजट की। ये बैलेंस बजट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के बजट के अंदर 2 चीजें होती हैं कि गवर्नमेंट के पास अगले साल पैसा कहां से आएगा, यानी कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट, और उन पैसों को गवर्नमेंट कहां पर खर्च करेगी, इसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट की दोनों चीजें बराबर हैं, यानी कि गवर्नमेंट को अगले साल जितना रिसिप्ट आने वाला है, यानी गवर्नमेंट की रिसिप्ट, और गवर्नमेंट को खर्चा भी उतना ही दिख रहा है, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा भी सेम है, उतना ही है, तो उसे हम लोग कह देते हैं बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट का मतलब क्या है? व्हेन द एस्टिमेटेड रिसिप्ट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस बजट। व्हेन द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसिप्ट आर इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो आपको एक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि बैलेंस बजट की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट बजट है हमारा सरप्लस का बजट। अब ये सरप्लस का बजट क्या होता है? गवर्नमेंट अगर अगले साल गवर्नमेंट को अपनी रिसिप्ट ज्यादा दिख रही हैं और एक्सपेंडिचर कम दिख रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आएगा लेकिन उस पैसे को खर्च गवर्नमेंट कम करेगी और कुछ पैसा बचा लेगी, तो ऐसे बजट को हम लोग सरप्लस का बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है? एस्टिमेटेड रिसिप्ट ज्यादा होती है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कम होता है। व्हेन द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसिप्ट आर मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो इसकी भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा दोनों का। लास्ट जो बजट है वो है हमारा कौन सा? डेफिसिट का बजट। तो इसका भी डेफिनेशन और फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट को अगले साल एक्सपेंडिचर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और गवर्नमेंट को रिसिप्ट अपनी कम दिखाई दे रही है, तो ऐसे बजट को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट। तो क्या ऐसा बजट हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट के पास पैसा तो कमा रहा है और गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है? ऐसा बजट हो सकता है, और जनरली हमारे इंडिया का जो बजट होता है वो डेफिसिट का ही बजट ज्यादातर हमारे इंडिया के अंदर आता है। व्हेन द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसिप्ट आर लेस देन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि रिसिप्ट लेस देन यानी रिसिप्ट कम है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं? डेफिसिट का बजट। यानी कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट कम होती है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो उसे हम डेफिसिट का बजट कहते हैं। और हमारे इंडिया में तो जनरली डेफिसिट का ही बजट आता है। अब मैं आपको अगले टॉपिक में ये भी बताऊंगा कि डेफिसिट बजट को हम कैसे कैसे कंप्लीट करते हैं। गवर्नमेंट जो खर्चा ज्यादा करती है तो फिर गवर्नमेंट पैसा लाती कहां से? ये सारी बातें अगली क्लास के अंदर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब समझ जाते हैं, हम तीनों के मेरिट्स पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट्स है और बीच बीच में से क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं, तो सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, बैलेंस बजट जो होता है, इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कह रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करता है। ये बजट अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आता है, गवर्नमेंट सिर्फ उतने पैसों में ही अपना काम चलाती है, गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करती। तो इसलिए गवर्नमेंट ना एक डिसिप्लिन के अंदर बंध जाती है। इसलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करती है। अवॉइड्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाती, यानी जितना पैसा गवर्नमेंट पे आता है उतना ही पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, तो इसलिए बोला जाता है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। तो ये 2 मेरिट्स हैं, ये दोनों याद रखना। बैलेंस बजट के अंदर ये 2 मेरिट्स याद रखना। सरप्लस बजट के रिगार्डिंग कहा जाता है कि ये जो बजट होता है ये इन्फ्लेशन को
और एक्सेस डिमांड को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। अब देखो, इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जब हमारे देश के अंदर चीज़ों के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और एक्सेस डिमांड को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब लोगों की परचेजिंग पावर देश के अंदर बढ़ जाती है, लोग अचानक चीज़ों के डिमांड बढ़ा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। तो याद रखना है, एक्सेस डिमांड की वजह से ही इन्फ्लेशन देश के अंदर पैदा होता है। अब इन्फ्लेशन में कौन सा बजट अपनाना चाहिए? सरप्लस का बजट अपनाना चाहिए। एक्सेस डिमांड में हमें सरप्लस का बजट अपनाना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, सरप्लस के बजट के अंदर गवर्नमेंट, जितना भी पैसा गवर्नमेंट पे आता है, गवर्नमेंट ज़्यादातर पैसा बचा लेती है और कुछ पैसा इकोनॉमी में डालती है। अगर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कम पैसा डालेगी, कम खर्चा करेगी, तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, और जब लोगों के पास पैसा कम आएगा तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डाउन होने लग जाएगी। लोग मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज को कम खरीदेंगे, और जब लोग गुड्स और सर्विसेज को कम खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की डिमांड कम होने लगेगी, और डिमांड कम होने से उनके रेट्स कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो याद रखना, सरप्लस का बजट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इन्फ्लेशन के केसेस में और एक्सेस डिमांड के केसेस के अंदर। ठीक है, अगले नंबर पे हमारा डेफिसिट बजट के क्या क्या मेरिट्स हैं। देखो, ध्यान से समझना इसके मेरिट्स। इट एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, कह रहा है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? अब देखो, डेफिसिट बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आता है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करती है। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर खर्चा ज़्यादा करेगी तो नए इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, नए रोड बनेंगे, डैम्स बनेंगी, बिल्डिंग बनेंगी, और इकोनॉमी के अंदर खर्चा ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक बूस्ट करने लगेगी, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करने लगेगी। इकोनॉमी के अंदर एक नई जान आ जाएगी, क्योंकि जितना इकोनॉमी के अंदर खर्चा होगा, इकोनॉमी के अंदर नई नई चीज़ें पैदा होंगी, इससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होने लग जाएगी। तो डेफिसिट बजट का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इससे इकोनॉमी तेजी से बूस्ट करती है। तभी आप, इंडिया जैसी जो कंट्री है, हमारी कंट्री क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर अभी सारे काम हो रहे हैं। अभी नंबर ऑफ स्कूल कम है, कॉलेजेस कम है, हॉस्पिटल इतने ज़्यादा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अभी बन रही हैं। तो हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारी कंट्री के लिए तो डेफिसिट बजट काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लग जाता है। सेकेंड पॉइंट में बनाया गया, इट इनेबल द अंडरटेक वेलफेयर प्रोग्राम एंड ऑफ पीपल। दूसरे में बताया गया है कि ये वाला जो बजट होता है, ये काफ़ी सारे वेलफेयर प्रोग्राम को लागू करने में हमारी मदद करता है। देखो, देश के अंदर जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतने ज़्यादा नई नई स्कीम्स, नए नए वेलफेयर प्रोग्राम शुरू हो पाएंगे। तो इस बजट को अच्छा माना जाता है, क्योंकि वेलफेयर प्रोग्राम इसके अंदर ज़्यादा चलाए जा सकते हैं लोगों के लिए। दिस बजट हेल्प इन डिफ्लेशन, कह रहा है ये बजट डिफ्लेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड अचानक कम हो जाती है। अब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड अचानक कम क्यों होगी? क्योंकि मान लो अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग गुड्स और सर्विसेज को कम खरीदेंगे, और जिससे इकोनॉमी के अंदर नया गुड्स और सर्विसेज बनने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कारखानों के अंदर लोगों के पास काम कम हो जाएगा, फैक्ट्रियों में काम कम हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है डिफ्लेशन के केस में। इस सिचुएशन के अंदर अगर गवर्नमेंट डेफिसिट का बजट अपनाएगी, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, और इकोनॉमी जब बूस्ट करेगी, यानी इकोनॉमी के अंदर जब नई नई चीज़ें बनेंगी, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई कारखाने लगेंगे, तो इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ने लग जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके देश के अंदर डिफ्लेशन है, आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी डिफ्लेशन से जूझ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप डेफिसिट का बजट अपना लो तो डिफ्लेशन दूर होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हमने दोनों के, तीनों के मेरिट्स पढ़ लिए। अब जरा एक बार डीमेरिट्स देख लेते हैं। बैलेंस बजट के, सरप्लस के और डेफिसिट, तीनों के क्या क्या डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले मैं डीमेरिट समझाता हूँ बैलेंस बजट का। कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज हिंड्रेड। इसका मतलब क्या होता है कि इस बजट के अंदर गवर्नमेंट पे जितना पैसा आता है, गवर्नमेंट सिर्फ उतने ही पैसे खर्च करती है, यानी कि गवर्नमेंट के सामने खर्च करने की एक लिमिट तय हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट जितने काम करना चाहती है वो उतने काम नहीं कर पाती, यानी कि एक रुकावट पैदा हो जाता है देश के ग्रोथ के अंदर। ठीक है, स्कोप ऑफ अंडरटेकिंग वेलफेयर एक्टिविटीज
आर रिस्ट्रिक्टेड। कह रहा है कि गवर्नमेंट जितने वेलफेयर एक्टिविटीज करना चाहती है उतने नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके अंदर खर्चा जो होता है वो लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट अपनी इनकम के जितना ही खर्च करती है, यानी रिस्ट्रिक्टेड खर्चा करती है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं यहाँ पर, ये आप याद रख लेना। अब आ जाते हैं सरप्लस बजट के अंदर। सरप्लस बजट के क्या क्या डिमेरिट्स है? इन अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड रिसेशन सरप्लस बजट शुड बी अवॉइडेड। कह रहा है कि अगर देश के अंदर आपके डिफ्लेशन चल रहा है और रिसेशन चल रहा है, देखो डिफ्लेशन कब होता है देश के अंदर? जब हमारी एक्सेस डिमांड कम होती है, यानी जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम होने लगती है, गुड्स और सर्विसेज के लोग डिमांड कम करते हैं, तो डिफ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, यानी इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर गवर्नमेंट सरप्लस का बजट अपना ले, एक तो इकोनॉमी के अंदर पहले से पैसा नहीं है और ऊपर से गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा बचा ले, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट पैसा ही ना डाले, तब तो और भी दिक्कत पैदा हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, यानी कि डिफ्लेशन और बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा बताया जाता है कि डिफ्लेशन के अंदर और रिसेशन की सिचुएशन में कभी भी सरप्लस का बजट नहीं अपनाना चाहिए। इस सिचुएशन में कौन सा बजट अपनाना चाहिए? डेफिसिट का बजट अपनाना चाहिए। ठीक है, अगले नंबर पे यहां बताया गया इट इंक्रीज अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। कहा जाता है कि डेफिसिट बजट के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, जो कई बार अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी दिखाता है गवर्नमेंट की। इट मे बी लीड टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जब देश के अंदर खर्चे ज़्यादा एकदम से बढ़ जाते हैं तो भ्रष्टाचार, करप्शन जैसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, और इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है, यानी कि गतिरोध बढ़ने लग जाता है। आपस में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी पैदा हो जाती है डेफिसिट बजट के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा आज की क्लास के अंदर? तीनों बजट का आपको मीनिंग बताया, फॉर्मूला बताया, मेरिट्स बताया, डिमेरिट्स आपको मैं बताया। देखो इस टॉपिक में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आता है कि किस इकोनॉमी को कौन सा बजट अपनाना चाहिए। अब देखो हमारे पास तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी है, हम बात करें जर्मनी की इकोनॉमी है, फ्रांस की इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी। ये कैसे देश हैं? ये एक डेवलप्ड देश है। अब देखो डेवलप्ड देश को कौन सा बजट अपनाना चाहिए? अगर हम बोले डेवलप्ड कंट्री को कौन सा बजट अपनाना चाहिए? डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती है जिनके अंदर ऑलमोस्ट सारे डेवलपमेंट के काम फिनिश हो चुके हैं। तो ऐसी कंट्री को ज़्यादा पैसा क्या करना चाहिए? अपने बजट का बचा लेना चाहिए। तो डेवलप्ड कंट्री को, जो डेवलप्ड कंट्री है, उन्हें या तो बैलेंस का बजट उनके लिए अच्छा होता है या उनके लिए सरप्लस का बजट अच्छा होता है। अब हम आ जाते हैं डेवलपिंग कंट्री पे, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, श्रीलंका एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना की बात करें तो वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इन देशों के अंदर जितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है, देश के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए हमेशा डेफिसिट का बजट अच्छा रहता है। तो क्वेश्चन कई बार क्रॉस पूछ लेता है, जो डेवलपिंग कंट्री है उन्हें कौन सा बजट अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? तो उन्हें कौन सा बजट नहीं अपनाना चाहिए? सरप्लस का और बैलेंस का बजट कभी नहीं अपनाना चाहिए। सरप्लस और बैलेंस बजट जो होता है वो डेवलप्ड कंट्री के लिए अच्छा है, और ये वाला जो बजट है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा। तो एक और होता है अंडर डेवलप्ड, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनकी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड आता है, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ग्रोथ दिख ही नहीं रहा, बहुत ना के बराबर ग्रोथ दिख रहा है इन देशों के अंदर। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि उस देश के अंदर बहुत सारा खर्चा होना चाहिए, ताकि नई नई चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो उनके लिए भी डेफिसिट का बजट अच्छा होता है, सरप्लस और बैलेंस बजट उनके लिए अच्छा नहीं होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, इन्फ्लेशन के हिसाब से समझाता हूँ। अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन है या एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशन, अगर देश में एक्सेस डिमांड है और इन्फ्लेशन है तो हमें कौन सा बजट अपनाना चाहिए? हमें बैलेंस्ड बजट अपनाना चाहिए या फिर सरप्लस का बजट अपनाना चाहिए? और देश के अंदर अगर डिफ्लेशन है या एक्सेस डिमांड नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं डेफिसिट डिमांड है, सॉरी, तो हम बोलेंगे कि भाई वहाँ पर डेफिसिट का बजट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर कारगर रहेगा, क्योंकि ये डिफ्लेशन को हटाने में काफ़ी मदद करता है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कैसे भी घूमकर क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे अगर आपने पूरा कंसेप्ट के साथ, ये पूरा आप नोट कर लेना
ठीक है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, बस इतना याद करके जाना, यहाँ से पढ़ के जाना सारी चीज़ें, यहीं से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर, जिसमें आपको मैं इसी चैप्टर का एक और नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ।